हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उनके लिए उन्होंने किस प्लांट को सेलेक्ट किया, क्यों किया, उसके क्या रीज़न थे, है ना, और वही सक्सेस क्यों हुए, और पी प्लांट को जो उन्होंने सेलेक्ट किया उसके कौन कौन से ट्रेट्स, मतलब कौन कौन से लक्षणों को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया। तो ये सारी बातें हम लोग इन क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, जिसके बेस पे इनको हम लोग जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। मतलब मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। अपने प्रयोगों के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, और कोई प्लांट क्यों नहीं लिया, गुलाब क्यों नहीं लिया, चमेली क्यों नहीं ली, पीपल क्यों नहीं लिया। क्या कारण था कि मटर के पौधे को ही चयन किया, है ना। तो मटर के पौधे की ये 4 विशेषताएं हैं जिनकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चयन किया। अब वो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा P इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट, सो क्रॉस पॉलिनेशन इज इजीली पॉसिबल। मीन्स मटर का पौधा एक द्विलिंगी पौधा होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी, द्विलिंगी पौधा होता है। द्विलिंगी पौधे का मतलब क्या होता है कि ऐसा पौधा जिसके फूल में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हों, ऐसे पौधे को क्या कहेंगे, द्विलिंगी पौधा। तो जो मटर का पौधा होता है उसके फूल में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, ठीक है। और जिन पौधों के पुष्प में एक ही जननांग पाया जाता हो, मतलब या तो नर जननांग उपस्थित हो या मादा जननांग उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं मोनोसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी, ठीक है। तो मटर कैसा पौधा है, द्विलिंगी पौधा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है ना। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है, मतलब द्विलिंगी पौधा होने की वजह से इसमें स्वपरागण तो होता ही है ना, नेचुरली होगा, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। लेकिन इसमें पर परागण भी करवाया जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पर परागण, है ना। और बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब हो गया द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा। तो बेटा एक तो पहला कारण तो ये है मटर को सेलेक्ट करने का कि मटर एक द्विलिंगी पौधा है जिससे इसमें पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है। दूसरा कारण क्या है, हर्ब नेचर। हर्ब नेचर का मतलब होता है शाक प्रवृत्ति का, शाक प्रवृत्ति, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि अपने चारों तरफ जितने भी प्लांट्स देखते हो, जितने पेड़ पौधे देखते हो, उनमें यहाँ पे मैं आपको उदाहरण से बताऊँ, इस तरह की हाइट वाले, इनको तो हम कहते हैं ग्रास, यानी कि घास, है ना। एक उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं हर्ब, यानी कि शाक। एक इनसे भी बड़े होते हैं थोड़े और फैले हुए होते हैं, ज़्यादा फैले हुए होते हैं, लंबाई इनकी तुलना में थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। इनको कहते हैं श्रब्स, मतलब झाड़ियाँ, है ना, झाड़ियाँ। और एक होते हैं इस तरह के,
काफ़ी लंबे पूरे, है ना, मोटा तना होता है, लंबाई खूब होती है, इनको हम बोलते हैं ट्री, है ना। तो लंबाई के आधार पे जो प्लांट्स होते हैं वो उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ग्रास, हर्ब, श्रब, ट्री। ट्री को बोलते हैं पेड़, है ना। तो घास, शाक, झाड़ियाँ और पेड़। तो मटर का पौधा किस कैटेगरी का आता है? हर्ब, मतलब ये शाक प्रवृत्ति का पौधा है। अब शाक का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि कम जगह में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। यदि आपके पास थोड़ी सी भी कच्ची जगह है तो वहाँ आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसने यदि मटर की जगह पे पीपल को चुना होता तो पीपल को तो लगाने के लिए, और एक प्लांट पे थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो कई सारे प्लांट की ज़रूरत होती है। तो यदि आपको सपोज करो 15-20 पीपल के पेड़ लगाने हैं तो कितनी जगह चाहिएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो मटर का पौधा है ये ना तो ज़्यादा बढ़ता है और ना ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये हर्ब नेचर का है। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये दूसरा रीज़न है। मटर का पौधा हर्ब नेचर का होता है, मतलब शाक प्रवृत्ति का होता है। सो इट कैन बी ग्रो इन लिमिटेड एरिया, ये छोटे से जगह में भी आसानी से उगाया जा सकता है। ये दूसरी विशेषता हो गई बेटा मटर की, ठीक है। तीसरा, लाइफ स्पान ऑफ पी प्लांट इज़ वेरी शॉर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ। और इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो मटर की जो फसल होती है ये 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है। ज़्यादा लंबा टाइम इसका जीवन काल नहीं होता है, 2 से 3 महीने में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट जो हैं वो जल्दी मिल जाएंगे, 2-3 महीने में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। तो रिजल्ट के लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सो एक्सपेरिमेंट कैन बी डन इन लेस टाइम, कम समय में ही प्रयोग पूरा हो जाता है। जैसे आज हम कोई मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो 2 या 2.5 महीने में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जबकि इसकी जगह पे यदि हमने वही बात यदि इस तरह का कोई प्लांट लिया होता पीपल के जैसा, है ना, तो रिजल्ट के लिए इंतज़ार करते रहो 2-3-4 साल तक, है ना। तो थर्ड जो इसकी विशेषता है, तीसरी जो विशेषता है मटर के पौधे की वो क्या है कि इसका लाइफ स्पान होता है बेटा जीवन काल, जीवन काल, ठीक है ना। ये बहुत छोटा होता है, कितना होता है, लगभग 2 से 3 महीने का होता है। और उसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि रिजल्ट जो है वो कम समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है मटर के पौधे की वो ये है कि मटर में वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड इन पी प्लांट, यानी कि मटर के पौधे में अनेक, वेरियस का मतलब होता है अनेक, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विपर्यासी, विपर्यासी, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, ठीक है ना। तो मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब ये विपर्यासी यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? देखिए जैसे हम लोग कहें कि विपरीत लक्षण, यहाँ पे देख लो आप थोड़ी देर, ये मैंने वो 7 कैरेक्टर लिखे हैं जिन पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। एक तो है हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, यानी कि प्लांट की ऊंचाई। अब पौधे की ऊंचाई, तो मटर के 2 प्रकार के पौधे होंगे, एक तो लंबे पौधे होंगे, एक ड्वार्फ यानी कि बौने पौधे होंगे। तो लंबाई के ये 2 लक्षण हो गए। लंबाई के आधार पर मटर के पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मटर के पौधे ऐसे होंगे जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, एक वो होंगे जिनकी लंबाई कम होती है, ठीक है ना। तो दोनों लक्षण प्रकार के मटर पाए जाते हैं। इसी तरह से पोजीशन ऑफ फ्लावर, अब पेड़ में फूल कहाँ लगेगा, है ना, फूल की स्थिति का है। तो उससे हम देखते हैं कि पेड़ में, मटर के पेड़ में, मटर के पौधे में फूल 2 जगह लग सकते हैं, एक तो एक्सियल और एक टर्मिनल। तो ये कैरेक्टर है, ये लक्षण है
और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मटर के पौधे में लगभग 33 पेयर्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, विपर्यासी लक्षण कितने होते हैं मटर में? 33 जोड़ी। लेकिन मेंडल ने केवल 7 लक्षणों पर ही प्रयोग किए। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स समझ में आ गया आपको? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यानी कि विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? किसी एक लक्षण के 2 विपरीत स्वरूप, है ना। जैसे पादप की लंबाई के 2 विपरीत स्वरूप, एक तो लंबा और एक बौना, है ना। पुष्प की स्थिति के 2 स्वरूप, एक तो एक्सियल एक टर्मिनल, कक्षीय और अग्रस्थ। पुष्प का रंग बैंगनी भी होता है और कई मटर के पौधों में पुष्प का रंग वाइट भी होता है, सफ़ेद भी होता है। तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मटर में पाए जाते हैं। तो ये 4 कारण हैं बेटाओ जिनकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को ही प्रयोग के लिए चुना था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ बेटाओ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। अब ऐसा तो है नहीं कि मेंडल ने ही प्रयोग किए थे। जेनेटिक्स को समझाने के लिए, आनुवांशिकी को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रयोग किए थे, है ना, लेकिन वो असफल हुए। मेंडल ही सफल हुए। इसके क्या कारण रहे, है ना। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं, ये इस प्रश्न का मतलब है। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, यानी कि मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं। तो इनके 3 कारण हैं बेटा। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लें कि 3 कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ये है कि मेंडल सेलेक्ट ए प्रॉपर प्लांट। एक अच्छी शुरुआत, एक सही पौधे को चुन करके उन्होंने कर दी, है ना। आप तो समझ सकते हैं कि यदि मैंने आपको यहाँ भी बताया था इस जगह भी कि यदि ये पीपल या बबूल या आम या और कोई पौधा लेते तो मे बी ये भी फेल हो जाते, है ना। तो इन्होंने एक सही पौधे का चयन कर लिया। ये इनकी सफलता का सबसे पहला कारण है। मेंडल सफल क्यों रहे, इसका सबसे पहला कारण क्या है कि इन्होंने एक सही पौधे का चयन कर लिया, मतलब मटर के पौधे का चयन कर लिया। ये इनकी सफलता का पहला कारण। दूसरा कारण, स्टडीड वन हेरिडिटरी कैरेक्टर एट वन टाइम। एक बार में एक ही आनुवांशिक लक्षण को प्रयोग में किया या एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि 33 जोड़ी लक्षण होते हैं, 7 लक्षणों को लेकर के प्रयोग किए, लेकिन ये प्रयोग 7 लक्षणों को लेकर के जो किए हैं वो एक एक करके किए हैं। 7 लक्षणों को एक साथ इन्होंने प्रयोग नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आपसे यदि कहा जाए कि भाई आपका 7 दिन के बाद टेस्ट है ना, उसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपके 6 होते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट का टेस्ट है। कब? 7 दिन के बाद। आपको पाठ बता दिए जाते हैं, सिलेबस आपको बता दिया जाता है कि भाई 5-5 पाठ हैं आपके हर एक विषय में और आपका टेस्ट है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट तो कैसे तैयार करेंगे, 6 की 6 सब्जेक्ट की किताब खोल लेंगे, है ना, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, एक गणित की, एक विज्ञान की, एक हिंदी की, एक सामाजिक ज्ञान की पढ़ेंगे, है ना। और कुछ होंगे जो एक एक पन्ना पढ़ेंगे, एक पन्ना विज्ञान का पढ़ लिया, एक पन्ना मैथ का पढ़ लिया, एक हिंदी का, एक संस्कृत का, एक सामाजिक ज्ञान का, ऐसे पढ़ लिया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाएंगे कि भाई आज हमारे पास 6 दिन है या 7 दिन का टाइम है, तो आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, कल हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, फिर हम सामाजिक ज्ञान पढ़ेंगे, फिर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि किसका पेपर अच्छा होगा। है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि पेपर उसका अच्छा होगा जिसने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को तैयार किया था, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, क्योंकि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा ध्यान एक ही सब्जेक्ट पे है।
और उनका क्या हुआ होगा, जिन्होंने एक एक लाइन पढ़ी है, 6 की 6 किताब खोल ली सामने, उनको कुछ भी याद नहीं रहा होगा, है ना। तो वही बात है कि मेंडल के अलावा जो समकालीन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो प्रयोग किए, उन्होंने यही गलती की होगी कि उन्होंने एक बार में 2, 3, 4 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए होंगे। जैसे ये लक्षण है, जैसे एक बार तो हम देख रहे हैं कि पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, ठीक है ना, फली का आकार, फली का रंग, इन सब की एक साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया होगा, तो वो क्या हो गया होगा, खिचड़ी बन गई होगी, मिक्सअप हो गया होगा, किसका रिजल्ट कहाँ गया पता ही नहीं। ठीक है, तो मेंडल ने इस चीज़ का ध्यान रखा था, उन्होंने एक बार में एक ही प्रयोग किया। जैसे पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने एक ही लक्षण पे ध्यान दिया है, हाइट ऑफ प्लांट, बाकी औरों से कोई मतलब नहीं, है ना। जब ये प्रयोग हो गया, उसके बाद दूसरे प्रयोग इस लक्षण को लेकर के किया, फिर तीसरा इस लक्षण को लेकर के किया, मतलब एक बार में एक ही लक्षण। ठीक है, तो ये इनकी सफलता का बेटा दूसरा कारण रहा है। स्टडीड वन हेरिडेटरी कैरेक्टर एट वन टाइम, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ही कैप्ट स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो भी प्रयोग किया उसका लिखित गणितीय रिकॉर्ड रखा था। जो भी प्रयोग किया उसका लिखित रिकॉर्ड रखा था। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मुँह ज़बानी दिमाग में आदमी कब तक और कितनी चीज़ों को रख पाता है। भाई आज आप कोई चीज़ याद करो, वो आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, इतनी दिन याद रहेगी, धीरे धीरे आप उसको भूल जाओगे। लेकिन यदि कोई चीज़ आज आपने नोटबुक में लिख ली है ना, उसको आप साल भर बाद भी देखोगे तो लिखी हुई मिलेगी ना, है ना। तो ये इसकी सफलता का तीसरा कारण है। ही कैप्ट स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने अपने प्रयोगों का लिखित रिकॉर्ड रखा था। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से मेंडल सफल रहे। आगे बात आपको समझ में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विच कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट वर चूजन बाय मेंडल, मतलब मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन लक्षणों पर प्रयोग किए। मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन लक्षणों को लेकर के प्रयोग किए। तो अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पे प्रयोग किए, मतलब 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के उन्होंने प्रयोग किए। अब वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो है इसमें सबसे पहला हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट यानी कि पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, है ना, ये कैरेक्टर था। इसके 2 कॉन्ट्रास्ट, मैंने आपको बताया मटर का पौधा लंबा भी होगा और बौना भी होगा, लंबा और बौना, टॉल एंड ड्वार्फ। दूसरा जो कैरेक्टर, दूसरा जो लक्षण था मटर का, वह है पोजीशन ऑफ फ्लावर, है ना। पोजीशन ऑफ फ्लावर का मतलब होता है पुष्प की स्थिति। पोजीशन ऑफ फ्लावर इसका मतलब होता है पुष्प की स्थिति। तो मटर के पौधे में पुष्प 2 जगह लग सकते हैं। एक तो पौधा ऐसा होगा कि जिसमें पुष्प एक्सियल पोजीशन पे लगते हैं, एक मटर का पौधा ऐसा होगा जिसमें पुष्प टर्मिनल पोजीशन पे लगते हैं। एक्सियल को कहते हैं कक्षीय, है ना, और टर्मिनल को कहते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ या अग्रस्थ भी कहते हैं, शीर्षस्थ या अग्रस्थ। अब ये क्या होता है, देखिए इसको इधर, देखो बेटा, यहाँ पे
ये मटर का पौधा है ना। अब इसमें पुष्प लगाने हैं। एक तो हमें लगाना है एक्सियल पे और दूसरा लगाना है टर्मिनल पे। तो एक्सियल क्या होता है? देखिए, जहाँ से कोई भी ब्रांच निकली होती है, जैसे ये से एक शाखा ये निकली हुई है ना, तो पुष्प यदि यहाँ से लगे इस जगह पे, इसको तो हम बोलते हैं एक्सियल यानी कि कक्षीय स्थिति, है ना। और दूसरा होगा टर्मिनल। टर्मिनल में इस तरह से होगा, देखो बेटा, जैसे यहाँ से ये शाखा निकली और शाखा के अंत में पुष्प लगा होगा, मतलब उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ या अग्रस्थ। तो मटर के पौधे दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल यहाँ लगता है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल यहाँ लगता है। तो इसको तो बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टर भी हो गया। तीसरा है बेटा कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का रंग। अब मटर के कुछ पौधों के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं, वॉयलेट मतलब बैंगनी, और कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, है ना। यानी कि कुछ पौधों के फूल तो बैंगनी रंग के होंगे और कुछ पौधों के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। तो फूल के रंग के भी दो कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपर्यासी स्वरूप हो गए। एक तो फूल का रंग बैंगनी और दूसरा सफ़ेद। फिर चौथा जो कैरेक्टर है वो है शेप ऑफ मैच्योर्ड पी। मैच्योर्ड होता है बेटा परिपक्व, है ना, पकी हुई। तो पकी हुई, पी का मतलब फली, है ना। तो जो मैच्योर पी होती है यानी कि पकी हुई फली होती है, उसकी शेप, उसकी आकृति, उसका आकार कैसा होता है? एक तो होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, इस तरह की। आपने फली देखी होंगी कई सारी मटर के पौधे, मटर की, ठीक है ना, इस तरह की फली होती हैं, फूली हुई, है ना। और दूसरे कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनमें फली एकदम इस तरह से चपटी होगी, संकीर्ण। एक तो फूली हुई होती है और एक बिल्कुल फ्लैट चपटी हुई होती है, कॉन्स्टिक्टर, संकुचित होती है। तो दो प्रकार की फली होती हैं। तो फली का जो आकार होगा उसके दो विपर्यासी स्वरूप कौन कौन से होंगे? इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब संकीर्णित, है ना, चपटी। फिर पांचवा जो लक्षण है वो है कलर ऑफ इमैच्योर्ड पी, मतलब जो अपरिपक्व फली होती है, कच्ची फली, है ना, उसका रंग। तो कच्ची फली का जो रंग होता है बेटा वो ग्रीन भी होता है यानी कि हरा भी होता है और बहुत सारे पौधों में पीला भी होता है। तो हरा और पीला, ग्रीन और येलो, ये कच्ची फली के रंग हैं। और इसके दो विपर्यासी स्वरूप हो गए, कच्ची फली का रंग हरा भी होता है और कच्ची फली का रंग पीला भी होता है। फिर 6 नंबर का जो कैरेक्टर है वो है शेप ऑफ सीड, यानी कि बीज का आकार, ठीक है। तो बीज का जो आकार होगा वो राउंड बीज भी होते हैं और रिंकल्ड बीज भी होते हैं। राउंड बीज एकदम गोल बीज होता है ऐसे, ठीक है, और रिंकल्ड होता है झुर्रीदार। इस तरह झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं इस पे, है ना। तो सीड के दो शेप, दो आकार कौन कौन से होंगे? राउंड मतलब गोल और रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रीदार, ठीक है। और लास्ट में है 7वां कैरेक्टर कलर ऑफ सीड, यानी कि मटर के बीज का रंग, ठीक है ना, बीज का रंग। तो इसका रंग येलो यानी पीला भी होता है और ग्रीन भी होता है।
तो बेटा इस तरह से मेंडल ने इन 7 लक्षणों को लेकर के प्रयोग किए। ठीक है, याद करने हैं आपको ये 7 लक्षण, बहुत ही इजी है। इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो तने का है, पादप की लंबाई का मतलब तने की लंबाई है ना, स्टेम का हुआ पहला कैरेक्टर। 2 फ्लावर के हुए, 2 फूल के कैरेक्टर हो गए, एक तो फूल की स्थिति, फूल का रंग, ठीक है। और 3 हुए इसमें, 2 हुए आपके फली के, फली की फली का रंग और फली की आकृति, है ना। 2 हुए बीज के, बीज का आकार और बीज का रंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 7 जो कैरेक्टर है, 7 जो लक्षण हैं, उनमें एक तो तने का है, 2 पुष्प के हैं, 2 फली के हैं, 2 बीज के हैं। एक तने का, 2 पुष्प के, 2 फली के और 2 बीज के। अब तने का तो कौन सा है, हाइट, है ना। पुष्प यानी कि फूल, फूल के 2 हैं, एक तो फूल की स्थिति और फूल का रंग। बीज के भी 2 हैं, बीज का पहले यह है फली, तो फली के भी 2 हैं, एक तो फली का आकार, फली का रंग, है ना। और बीज के भी 2 हैं, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 लक्षण हैं जिनको लेकर के मेंडल ने प्रयोग किए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं ऑब्लिक करके, इनमें से ये जो लक्षण हैं जो पहले लिखे हुए हैं ऑब्लिक के पहले, ये तो होते हैं बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब प्रभावी लक्षण, ठीक है। और दूसरे इधर जो लिखे हैं ये, है ना, इसको हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कि अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चंस हैं 3, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे और इनको याद करना है आपको, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो है टर्मिनोलॉजी, है ना, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो वो जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी परिभाषाएं, लगभग 10-11 परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।